चैप्टर नंबर 2 नर तथा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना तथा विकास। इसमें पिछले लेक्चर में हमने परागकोश, भित्ति और बीजाणुजन कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया था। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है लघु बीजाणुजनन। लघु बीजाणुजनन में प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से सबसे पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणुजनन कहा जाता है। यानी एक इस तरह की प्रोसेस है जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा और उसके द्वारा एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और इसमें हमें ध्यान ये रखना है, लघु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होती है, उनमें क्रोमोसोम नंबर द्विगुणित संख्या में पाए जाते हैं, जबकि जो लघु बीजाणु बनते हैं वो अगुणित संरचना होती है। क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है द्विगुणित कोशिका में, तो इससे जो कोशिकाएं बनेंगी, जो संरचनाएं बनेंगी वो अगुणित प्रकार की होती है। सबसे पहले तो डेफिनेशन है लघु बीजाणुजनन की कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होगा और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं वो एक चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। ये संख्या में 4 है तो एक ये टेट्राड फॉर्म में चतुष्क के रूप में ये लघु बीजाणु पाए जाते हैं। और ये लघु बीजाणु चतुष्क निम्न 5 प्रकार के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो इसका प्रकार होता है लघु बीजाणु चतुष्क का, वो प्रकार होता है चतुष्फलकीय। ये चतुष्फलकीय प्रकार है इसका। चतुष्फलकीय की सीधी सी डेफिनेशन ये है, इसमें जब हम एक साइड से देखते हैं तो हमें 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। जैसे फर्स्ट लघु बीजाणु है ये सेकंड लघु बीजाणु है, ये थर्ड लघु बीजाणु है और इसमें चौथा लघु बीजाणु इन तीनों के पीछे की तरफ उपस्थित होता है। तो चतुष्फलकीय प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में एक तरफ से देखने पर 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, चौथा लघु बीजाणु इन तीनों लघु बीजाणुओं के पीछे की ओर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के चतुष्क को हम चतुष्फलकीय लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। और अधिकांश द्विबीजपत्री पादप में चतुष्फलकीय प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है, जिसमें एक साइड से देखने पर 3 लघु बीजाणु दिखाई देंगे और एक लघु बीजाणु इनमें पीछे की तरफ उपस्थित होगा। दूसरा जो लघु बीजाणु चतुष्क का प्रकार है वो होता है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक में चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। इस प्रकार के चतुष्क में 1 2 3 4 चारों के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देंगे। तो इस प्रकार के चतुष्क को हम समद्विपार्श्विक लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल अधिकांश एक बीजपत्री पौधों के अंदर समद्विपार्श्विक प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है। तीसरा जो लघु बीजाणु चतुष्क है उसका एग्जाम्पल है क्रॉसित प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क। तो क्रॉसित प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर 2 लघु बीजाणु पाए जाएंगे। 90 डिग्री के एंगल पर ये उपस्थित होते हैं, एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगे, जिसके कारण ऊपर वाले जोड़े के अंदर लघु बीजाणु चतुष्क ये ऊपर वाला जोड़ा है, इस ऊपर वाले जोड़े के अंदर दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, जबकि नीचे वाले जोड़े में केवल एक लघु बीजाणु दिखाई देता है। तो क्रॉसित प्रकार के अंदर क्या होता है, 2 लघु बीजाणु एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो इसलिए ऊपर वाला जो पेयर होगा उसके अंदर तो दोनों लघु बीजाणु दिखाई देंगे, जबकि निचला वाला जो पेयर है लघु बीजाणुओं का उसमें केवल एक लघु बीजाणु दिखाई देता है, क्योंकि वो 90 डिग्री के एंगल पर या 90 डिग्री के कोण पर वो उपस्थित होता है, इसलिए वो पीछे की तरफ पाया जाता है। तो इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क को क्रॉसित प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल मैग्नोलिया प्लांट होता है। मैग्नोलिया नामक पादप
पादप में क्रॉसित प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है। फिर नेक्स्ट टाइप है लघु बीजाणु चतुष्क का टी आकार। इसमें चतुष्क के दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में, ये दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में पाए जाएंगे, जबकि दो लघु बीजाणु लंबवत रूप में पाए जाते हैं। ये दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में, दो लघु बीजाणु लंबवत रूप में उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार का जो लघु बीजाणु चतुष्क होगा उसे टी आकार का लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में, ये वाला और ये वाला अनुप्रस्थ रूप में है। थर्ड और फोर्थ ये दो लघु बीजाणु एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसे टी आकार का लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं और ये एरिस्टोलोकिया नामक पौधे के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार का जो लघु बीजाणु चतुष्क टी आकार का एरिस्टोलोकिया नामक पौधे के अंदर उपस्थित होगा। फिर नेक्स्ट फिफ्थ टाइप का है लघु बीजाणु चतुष्क रैखिक। अब रैखिक में हमें इसके डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा है, ये 1 2 3 4 चारों लघु बीजाणु एक ही तल में एक दूसरे के लंबवत रूप से विन्यासित होते हैं, एक रेखा में दिखाई देते हैं। यदि हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में चारों लघु बीजाणु एक रेखा में या एक लाइन में दिखाई देते हैं, इसलिए इसे रेखिक लघु बीजाणु चतुष्क के नाम से जाना जाता है। और इसका एग्जाम्पल है हेलोफिला। हेलोफिला नामक प्लांट के अंदर रैखिक प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है। तो ये 5 टाइप के अंदर हम लघु बीजाणु चतुष्क का डिवाइडेशन कर सकते हैं। इसके बाद जब ये लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे इसका यदि हम एग्जाम्पल लें, ये एक लघु बीजाणु चतुष्क है, समद्विपार्श्विक प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क हमने लिया है। तो इन लघु बीजाणुओं के बीच में कैलोज नामक पदार्थ से बनी हुई भित्ति पाई जाती है। यानी जो लघु बीजाणु है आपस में कैलोज नामक पदार्थ से बनी भित्ति के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये जो भित्ति आवरण पाया जा रहा है दोनों चारों के बीच में, ये कैलोज नामक पदार्थ से निर्मित होगा और इस भित्ति का अपघटन, कैलोज से निर्मित भित्ति होगी, इस भित्ति को अपघटित करने का कार्य कैलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। यानी लघु बीजाणुओं के बीच उपस्थित जो भित्ति है वो कैलोज से बनी हुई है और इस कैलोज भित्ति को तोड़ने का कार्य करने वाले एंजाइम का नाम कैलेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम द्वारा जब इस भित्ति का अपघटन किया जाता है तो भित्ति इनके बीच में से अलग हो जाती है, जिससे चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे ही कैलेज एंजाइम पर काम करेगा, ये भित्ति एक दूसरे से इनको अलग कर देगा, इसकी भित्ति को तोड़ देगा, जिसके कारण ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो इन्हें अलग अलग करने का कार्य जो है कैलेज एंजाइम के द्वारा किया जा रहा है। और जब चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं और गोलाकार हो जाते हैं, तब इन्हें पराग कण के नाम से जाना जाता है। जब चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, गोलाकार हो जाएंगे, लगभग इस गोलाकार संरचना के रूप में बदल जाते हैं, तो इन लघु बीजाणुओं को पराग कण के नाम से जाना जाता है। और परागकण लघु बीजाणु धानी में स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए रहते हैं। जो लघु बीजाणु धानी है, परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानी पाई जा रही है, उस लघु बीजाणु धानी में परागकण स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए पाए जाएंगे। तो इसमें सिंपल सा याद रखना है, लघु बीजाणु आपस में एक भित्ति के द्वारा अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और इस भित्ति का निर्माण कैलोज से होता है, कैलोज नामक पदार्थ से।
इस कैलोज पदार्थ को तोड़ने का काम कैलेज एंजाइम करता है। कैलेज एंजाइम द्वारा जब इस भित्ति का अपघटन होगा, चारों लघु बीजाणु चतुष्क में से अलग हो जाएंगे और अलग होने के बाद ये गोलाकार आकृति के हो जाते हैं। गोलाकार आकृति के होने पर इन्हें परागकण कहते हैं और ये परागकण स्वतंत्र रूप से लघु बीजाणु दानी में स्वतंत्र रूप से फैले हुए पाए जाते हैं। इसके बाद कुछ पौधों के अंदर विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण इन लघु बीजाणु दानी के द्वारा या लघु बीजाणुओं के चतुष्क के द्वारा किया जाता है। जैसे पहली संरचना का नाम पॉलिनियम या पराग पिंड है। पॉलिनियम या पराग पिंड क्या होता है? आक जो पौधा है और कुछ आर्किड पौधे, दो पौधों के अंदर ये स्ट्रक्चर मिलेगी, दो प्रकार के, एक आक, दूसरे पौधे का नाम है ऑर्किड। तो आक में और कुछ ऑर्किड पौधों में परागकण आपस में चिपक जाते हैं। सभी परागकण आपस में चिपक जाएंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे और इन परागकणों के आपस में चिपकने से जो संरचना बनेगी उसे पॉलिनियम या पराग पिंड के नाम से जाना जाता है। यानी कुछ पौधे हैं, जैसे एग्जाम्पल आक और आर्किड में परागकण स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, इनके परागकण लघु बीजाणु दानी में आपस में चिपक जाते हैं। इन परागकणों के आपस में चिपकने से बनने वाली संरचना को पॉलिनियम या पराग पिंड के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से दो पौधे ड्रोसेरा और टाइफा, एक पौधे का नाम है ड्रोसेरा, सेकंड जो प्लांट है उसका नाम है टाइफा। इसके अंदर अनेक परागकण चतुष्क आपस में जुड़ जाते हैं। यानी लघु बीजाणु के जो चतुष्क है, इस तरह से जैसे चार चतुष्क हम बनाए, एक चतुष्क ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये सारे के सारे चतुष्क आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ड्रोसेरा और टाइफा के अंदर बहुत सारे लघु बीजाणु चतुष्क आपस में चिपक जाते हैं और आपस में चिपककर संयुक्त परागकणों का निर्माण कर लेते हैं। जब बहुत सारे परागकण आपस में चिपक जाएंगे, सारे परागकण इनके अंदर जो मिलेगा तो चतुष्क आपस में चिपक जाएंगे, तो इसे हम संयुक्त परागकण के नाम से जानते हैं। बहुत सारे परागकण आपस में चिपक जाते हैं, बहुत सारे जो लघु बीजाणु चतुष्क आपस में चिपक जाएंगे और इनके द्वारा फिर संयुक्त परागकणों का निर्माण किया जाएगा। और इसका एग्जाम्पल पहला ड्रोसेरा, दूसरा प्लांट होता है टाइफा। इन दो पौधों के अंदर संयुक्त प्रकार के परागकणों का निर्माण होगा। और यदि किसी चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो, यानी ऐसा चतुष्क जिसके अंदर 4 से अधिक लघु बीजाणु पाए जा रहे हो, तो इस अवस्था को, चतुष्क की इस अवस्था को बहु बीजाणुता कहते हैं। यदि किसी चतुष्क के अंदर, लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर 4 से अधिक लघु बीजाणु पाए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन को बहु बीजाणुता के नाम से जाना जाता है। एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित होने पर इस अवस्था को बहु बीजाणुता बोला जाता है। तो कुछ विशेष संरचना है पॉलिनियम या परागपिंड। इस पॉलिनियम परागपिंड का मतलब है परागकण आपस में चिपककर एक विशेष संरचना बनाते हैं कुछ पौधों में, जैसे पॉलिनियम या परागपिंड बोलेंगे। जैसे इसका उदाहरण है आक और आर्किड। संयुक्त परागकण, इसमें लघु बीजाणु चतुष्क बहुत सारे आपस में चिपक जाते हैं, जिससे बनने वाले परागकणों को हम संयुक्त परागकण कहते हैं। एग्जाम्पल है ड्रोसेरा और टाइफा। और यदि एक लघु बीजाणु चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित है, तो इस अवस्था को बहु बीजाणुता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक परागकोश स्फुटन। परागकोश स्फुटन की सीधी सी डेफिनेशन ये है, परागकोश की भित्ति का फटना। परागकोश
की भित्ति का फटना परागकोश स्फुटन कहलाता है। परागकोश की भित्ति जब फटेगी तो उसमें से परागकण मुक्त होंगे, तो इस क्रिया को परागकोश स्फुटन के नाम से जाना जाता है। सेकंड, परागकोश स्फुटन की क्रिया में एंडोथीसियम की कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंडोथीसियम परत के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। परागकोश भित्ति के अंदर पाई जाने वाली ये परत है, जिसमें एंडोथीसियम में हमने पढ़ा था कि अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियां पाई जाती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि इन कोशिकाओं की प्रकृति आर्द्रताग्राही होती है, यानी ये नमी को या आर्द्रता को ग्रहण करने का कार्य करती है। तो जब इन कोशिकाओं को आर्द्रता या नमी नहीं मिलेगी तो अल्फा सेल्यूलोज की जो पट्टियां हैं वो टूट जाती है, और अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियों के टूटने के कारण परागकोश की भित्ति फट जाती है। तो परागकोश स्फुटन की क्रिया में एंडोथीसियम की कोशिकाएं विशेष प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। सेकंड, परागकोश स्फुटन जो है वो विभिन्न प्रकार से संपन्न हो सकता है। जैसे इसके स्फुटन के 4 प्रकार हैं। पहला अनुप्रस्थ स्फुटन, दूसरा लंबवत स्फुटन, तीसरा छिद्रमय स्फुटन, चौथा कपाटीय स्फुटन। तो सबसे पहला जो टाइप है, इसमें अनुप्रस्थ स्फुटन के अंदर जैसे परागकोश की स्ट्रक्चर ये परागकोश है, तो अनुप्रस्थ स्फुटन के अंदर परागकोश का स्फुटन परागकोश अक्ष के अनुप्रस्थ रूप से होता है, यानी इसमें जो भित्ति है इस तरह से अनुप्रस्थ रूप से इसके अंदर भित्ति का अपघटन होगा या भित्ति का स्फुटन होगा या परागकोश का स्फुटन होगा। तो अनुप्रस्थ रूप से जब परागकोश की भित्ति फटती है तो उसे हम अनुप्रस्थ स्फुटन के नाम से जानते हैं। यहाँ अनुप्रस्थ इस तरह से एक भित्ति का अपघटन होगा, इस अनुप्रस्थ रूप से होने पर यह भित्ति इस तरह से टूट जाती है, जिससे इसमें उपस्थित परागकण बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है तुलसी। अनुप्रस्थ प्रकार का परागकोश स्फुटन तुलसी के अंदर पाया जाता है। सेकंड जो स्फुटन है उसे हम लंबवत स्फुटन बोलते हैं। लंबवत स्फुटन के अंदर परागकोश की भित्ति लंबवत रूप से फटती है। इस तरह से लंबवत रूप से परागकोश की भित्ति का स्फुटन होगा और इसमें से परागकणों को मुक्त किया जाएगा, और इसका एग्जाम्पल धतूरा होता है। तो लंबवत स्फुटन के अंदर भित्ति इस तरह से टूटेगी और इसमें से परागकणों को बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा, इसे लंबवत स्फुटन कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल धतूरा होता है। तीसरे टाइप का स्फुटन है छिद्रमय स्फुटन। इसके भी नाम में इस स्फुटन के अंदर परागकोश की भित्ति में शीर्ष भाग पर 1 या 2 छिद्र बन जाते हैं। तो शीर्ष भाग है तो यहाँ पर 1 या 2 छिद्रों का निर्माण होगा, जैसे छिद्र बन जाएंगे शीर्ष भाग पर, और इन छिद्रों से परागकणों को बाहर की ओर मुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार के स्फुटन को छिद्रमय स्फुटन कहते हैं, और यह स्फुटन मकोए नामक पौधे के अंदर पाया जाता है। चौथे प्रकार का स्फुटन है कपाटीय स्फुटन। कपाटीय स्फुटन की क्रिया में परागकोश में या परागकोश की भित्ति में 1 या अधिक कपाट बन जाते हैं। जैसे परागकोश है तो इस परागकोश में 1 या 1 से अधिक इस तरह के कपाट बनेंगे, और इन कपाटों से बाहर की ओर परागकणों को निकाला जाएगा। इस प्रकार के स्फुटन को हम कपाटीय स्फुटन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल बारबेरी नामक प्लांट है। तो परागकोश का स्फुटन 4 तरीके से संपन्न हो सकता है। अनुप्रस्थ स्फुटन, एग्जाम्पल तुलसी है। लंबवत स्फुटन, इसका एग्जाम्पल धतूरा है। छिद्रमय स्फुटन, इसका एग्जाम्पल मकोए है। कपाटीय स्फुटन, इसका एग्जाम्पल बारबेरी होता है। विभिन्न प्रकार के पौधों में 4 प्रकार से परागकोश के स्फुटन की क्रिया पाई जाती है, और परागकोश के स्फुटन से परागकणों को बाहर की ओर मुक्त किया जाता है, जिससे कि वो लैंगिक जनन की क्रिया के अंदर अपना योगदान दे सके।
नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक है हमारा नर युग्मकोद्भिद, यानी अब परागकण के बारे में हमें पढ़ना है, अंकुरित परागकण के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो नर युग्मकोद्भिद की डेफिनेशन है, अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। तो सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है, जब परागकण का अंकुरण हो जाएगा, उसमें से पराग नलिका निकल जाएगी, तो उस अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाता है। और लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। लघु बीजाणु या परागकण इस नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम सेल होती है। आगे इसका परिवर्तन होगा, कायिक कोशिकाएं बनेंगी, जनन कोशिकाएं बनेंगी, इसलिए प्रथम कोशिका जो है नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की, उसे लघु बीजाणु या परागकण को उसकी प्रथम कोशिका के नाम से जाना जाता है। और लघु बीजाणु युग्मक जनन की क्रिया में जाता है, युग्मक का निर्माण करने की क्रिया में जाता है, और उसके द्वारा फिर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण किया जाता है। इस क्रिया के अंदर जैसे परागकण है, ये हमने परागकण बनाया, इसका जो केंद्रक है दो भागों के अंदर विभाजित होगा और इसके द्वारा दो प्रकार की कोशिकाएं बनाई जाती है। इस केंद्रक में विभाजन होगा, केंद्रक स्ट्रक्चर है परागकण की या लघु बीजाणु की, और इसमें विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका को जनन कोशिका और दूसरी कोशिका को कायिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। यानी लघु बीजाणु के केंद्रक में विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, परागकण के केंद्रक में विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, जिनमें से एक कोशिका को जनन कोशिका और दूसरी कोशिका को कायिक कोशिका बोला जाता है। इसमें से जनन कोशिका छोटे आकार की होती है, जबकि कायिक कोशिका बड़े आकार की होती है। तो ये नर युग्मकोद्भिद का विकास किस तरह से होगा, लघु बीजाणु या परागकण से होगा। इसके केंद्रक में विभाजन होगा, दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी, जिनमें से एक को जनन कोशिका, दूसरी को कायिक कोशिका कहते हैं। अब हम इस परागकण की संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है। डिटेल में परागकण की संरचना के बारे में हमें जानना। नेक्स्ट टॉपिक परागकण की संरचना। तो इसके अंदर हमें परागकण की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि परागकण किस प्रकार की संरचना होती है। तो इसमें सबसे पहले परागकण की कुछ विशेषता हमें याद रखनी है कि परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित तथा गोलाकार प्रकार की संरचना होती है। यानी इसका यदि हम डायग्राम बनाए, ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर है, एक कोशिकीय है, एक केंद्रकीय है। इसके अंदर की तरफ एक सेंटर में केंद्रक पाया जाएगा, अगुणित स्ट्रक्चर होती है और लगभग गोलाकार स्ट्रक्चर ये पाई जाती है। सेकंड, इसका जो आवरण है, चारों तरफ जो आवरण दिखाई दे रहा है, इसमें दो प्रकार की भित्तियां उपस्थित होती है, जिसमें से ये इसका आवरण है, जिसमें दो प्रकार की भित्तियां पाई जाएगी। बाहर वाली भित्ति को बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। इसके आवरण में बाहर वाली जो भित्ति मिलेगी उसे बाह्य चोल या एक्साइन के नाम से जाना जाता है, जबकि अंदर वाली भित्ति को अंत्यचोल या इंटाइन कहते हैं। जैसे ये परागकण है, ये इसका केंद्रक, ये इसकी भित्ति, तो इसकी भित्ति का निर्माण इसकी आवरण का निर्माण दो प्रकार की भित्तियों से होता है। ये आवरण दो प्रकार की भित्तियों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से बाहर वाली भित्ति को बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं और अंदर वाली भित्ति को अंत्यचोल या फिर इंटाइन के नाम से जाना जाता है। इसका जो बाह्यचोल या एक्साइन है, उसका निर्माण स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ के द्वारा होता है।
इसकी बाह्य चोल या बाह्य भित्ति स्पोरोपोलिन नामक विशेष पदार्थ से बनी होती है। इस पदार्थ का आसानी से भौतिक और जैविक और रासायनिक अपघटन नहीं हो सकता है, यानी एक विशेष प्रकार का प्रतिरोधी पदार्थ है जिसका आसानी से भौतिक, जैविक, रासायनिक किसी भी प्रकार का अपघटन नहीं हो सकता है। और इस पदार्थ के कारण ही परागकण प्रतिरोधी होते हैं, यानी उच्च तापमान को, उच्च दाब को, किसी भी केमिकल को, सबको सहन करने में सक्षम होते हैं। तो परागकण के प्रतिरोधी होने का कारण स्पोरोपोलिन पदार्थ है, और वो स्पोरोपोलिन जो पदार्थ है वो बाह्य चोल, बाह्य भित्ति या एक्साइन जो परत है उसके अंदर पाया जाता है। इसके कारण ही परागकण प्रतिरोधी होते हैं। उन पर तापमान का असर नहीं होगा, दाब का असर नहीं होगा, टेम्परेचर का असर नहीं होगा, वो लंबे समय तक अपने आप को संरक्षित रख पाते हैं। जैसे पुष्प है, पुष्प यदि जमीन पर गिर जाएगा तो पुष्प के अन्य भाग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर उपस्थित जो परागकण है वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी बाह्य भित्ति में स्पोरोपोलिन पदार्थ है जो उसे प्रतिरोधी बनाता है। सेकंड, इसके बाह्य चोल में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। जैसे इसका जो बाह्य चोल है उस बाह्य चोल के अंदर कुछ छिद्र उपस्थित होंगे। इस तरह के छिद्र उपस्थित हो सकते हैं। इन छिद्रों को जनन छिद्र कहते हैं। इनकी संख्या 1 से लेकर 3 हो सकती है। बाह्य चोल में छिद्र उपस्थित होंगे जिन्हें जनन छिद्र बोला जाता है। जनन छिद्र की संख्या अलग अलग पौधों में अलग अलग होती है। लगभग इसकी संख्या 1 से लेकर 3 तक पाई जाती है। और इन जनन छिद्रों की सहायता से ही पराग कणों का अंकुरण होता है। इन जनन छिद्रों में से जब पराग कण का अंकुरण होगा तो इन जनन छिद्रों में से ही पराग नलिका बाहर निकलती है। तो ये जनन छिद्र पराग कणों के अंकुरण में सहायक होते हैं, क्योंकि इसका निर्माण, बाहरी परत का निर्माण स्पोरोपोलिन से हुआ है। यदि इसमें छिद्र नहीं होते तो जो पराग नलिका है वो इस एक्साइन से या बाह्य चोल से बाहर नहीं निकल पाती। तो कुछ विशेष छिद्र पाए जाते हैं। इन जनन छिद्रों में से पराग कणों के अंकुरण के समय पराग नलिका बाहर की ओर निकलती है। अंत्यचोल या जो इंटाइन परत है पराग कणों की, उसका निर्माण, इस वाली परत का निर्माण पैक्टिन और सेल्यूलोज नामक पदार्थों से होता है। पराग कणों का जो आंतरिक भित्ति है जिसे अंत्यचोल बोला जाता है, इस परत का निर्माण पैक्टिन पदार्थ से और सेल्यूलोज पदार्थ से होगा। और इसका अंत्यचोल या आंतरिक आवरण एक कोमल भाग होता है, कोमल झिल्लीनुमा परत होती है। इसकी जो आंतरिक भित्ति है कोमल झिल्लीनुमा भित्ति है, पैक्टिन और सेल्यूलोज से इसका निर्माण होगा। तो परागकण की स्ट्रक्चर है। आगे कीट परागित जो पुष्प होते हैं, ऐसे पुष्प जिनका परागण कीटों के द्वारा होता है, उनमें परागकण की सतह पर, जैसे परागकण है, इस परागकण की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है। परागकण की जो सरफेस है, इस परागकण की सतह पर एक तेलीय परत कीट परागित पुष्पों के अंदर पाई जाएगी। ऐसे पुष्प जिनका परागण कीटों के द्वारा संपन्न होता है, उन कीट परागित पुष्पों में परागकण की सतह पर एक तेलीय या बसीय परत पाई जाती है। इस तेलीय या बसीय परत को पॉलन किट कहते हैं। कीट परागित पुष्पों में परागकण की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे पॉलन किट के नाम से जाना जाता है। और परागकणों का विशेष रंग, यानी ये पॉलन किट किस किस चीज के लिए आवश्यक है? परागकणों में रंग को उत्पन्न करता है, परागकणों के चिपचिपेपन के लिए यह पॉलन किट जिम्मेदार होता है, और परागकणों की विशिष्ट गंध के लिए यह पॉलन किट जिम्मेदार होता है। यानी कीट परागित पुष्पों में परागकणों का या उनका परागकणों का विशेष रंग पाया जाता है, परागकण
चिपचिपे पाए जाते हैं, परागकणों में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। तो तीनों प्रकार के जो परागकण के गुण हैं कीट परागित पुष्पों में, वो किसके कारण उत्पन्न होंगे? पॉलन किट के कारण। और पॉलन किट एक प्रकार की तेलीय परत होती है। सेकंड, पॉलन किट के कुछ कार्य होते हैं। इसके कार्यों में सबसे पहला काम है कि यह कीटों को आकर्षित करने में सहायक है। पॉलन किट का फर्स्ट काम कीटों को आकर्षित करना। कीटों को किस प्रकार से आकर्षित करेगा? ये जो परागकण होंगे उनमें इस पॉलन किट के कारण विशेष प्रकार के रंग उत्पन्न होंगे और उस रंग के कारण कीट उस पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं। तो फर्स्ट काम पॉलन किट के द्वारा किया जाता है, यह कीटों को आकर्षित करता है। दूसरा, इसके द्वारा जो चिपचिपापन उत्पन्न होगा उस चिपचिपेपन के कारण परागकण कीटों के शरीर से चिपक पाते हैं। तो यह पॉलन किट परागकणों को कीटों के शरीर से चिपकाने में भी सहायक होता है। दूसरा काम है पॉलन किट का, इसके कारण परागकणों में विशेष प्रकार का चिपचिपापन पाया जाएगा और उस चिपचिपेपन के कारण जो परागकण है कीटों के शरीर से आसानी से चिपक जाते हैं। तीसरा, यह परागकणों की अल्ट्रावायलेट रे या पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। तो तीन काम हैं जो पॉलन किट के द्वारा संपन्न किए जाएंगे। परागकणों को पहला काम है इसका कीटों को आकर्षित करना, विशेष प्रकार का रंग उत्पन्न करेगा जिससे कीट उसकी तरफ आकर्षित होंगे पुष्प की तरफ। दूसरा, परागकणों को कीटों के शरीर से चिपकाने में सहायक है। तीसरा, परागकणों की यूवी रेज या पराबैंगनी किरणें जो है उनसे सुरक्षा भी पॉलन किट के द्वारा की जाती है। और पॉलन किट की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि कीट परागित पुष्पों में परागकण की सतह पर एक विशेष तेलीय परत पाई जाती है जिसे पॉलन किट के नाम से जाना जाता है। और इस पॉलन किट के निर्माण के लिए जो आवश्यक पदार्थ है उन आवश्यक पदार्थों का निर्माण टेपिटम परत द्वारा किया जाता है। टेपिटम परत हम पढ़ चुके हैं, परागकोश की भित्ति के अंदर सबसे आंतरिक परत होती है। तो ये टेपिटम परत पॉलन किट के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ बनाएगी और उन आवश्यक पदार्थ जो है उन पदार्थों से पॉलन किट का निर्माण होगा। तो टेपिटम परत पॉलन किट के निर्माण में सहायक होती है। यह पॉलन किट के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ टेपिटम परत के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे जो नर युग्मकोद्भिद है या पॉलन किट है, इसके द्वारा जो उत्पन्न पदार्थ है या उत्पन्न प्रोटीन है, यानी पॉलन किट या नर युग्मकोद्भिद, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बाह्यचोल या एक्साइन, जो बाहरी भित्ति होती है परागकण की, उसकी गुहिकाओं में और रिक्त स्थानों में भर जाते हैं। यानी पॉलन किट जिन प्रोटीन का स्त्रवण करेगा, नर युग्मकोद्भिद जिन प्रोटीन का स्त्रवण करेगा, टेपिटम कोशिकाएं जिन प्रोटीन का स्त्रवण करेगी, तो इन सबके द्वारा, इन तीनों के द्वारा स्त्रावित होने वाले प्रोटीन बाह्यचोल में उपस्थित जो भी रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों के अंदर भर जाते हैं। और जैसे ही परागकण नमी के संपर्क में आते हैं, यानी जैसे ही परागकणों को नमी प्राप्त होती है, तो ये पदार्थ इन बाह्यचोल के रिक्त स्थानों से बाहर आ जाते हैं। जो भी प्रोटीन बाह्यचोल के रिक्त स्थान में भरे हुए हैं उन रिक्त स्थानों से बाहर ये वातावरण में आ जाते हैं। और
बाहरी वातावरण में आकर इन पदार्थों के द्वारा मनुष्य में विभिन्न प्रकार की एलर्जी को उत्पन्न किया जाता है। तो एलर्जी किस प्रकार से उत्पन्न होती है? परागकणों की नर युग्मकोद्भिद, टैपिटम कोशिका, पॉलन किट, इनके द्वारा स्त्रावित जो भी प्रोटीन है वो बाह्यचोल या एक्साइन के रिक्त स्थान में आ जाते हैं। जैसे ही ये परागकण नमी के संपर्क में आएंगे, पानी इनमें अंदर जाएगा, तो इन रिक्त स्थानों में उपस्थित प्रोटीन बाहरी वातावरण में आएंगे और बाहरी वातावरण में आकर मनुष्य में विभिन्न प्रकार की एलर्जी को इनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन जो नर युग्मकोद्भिद या टैपिटम के द्वारा स्त्रावित होते हैं वो पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में भी सहायक होते हैं। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में भी कुछ प्रोटीन सहायक होते हैं। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया का मतलब है एक विशेष जाति का परागकण एक विशेष जाति की वर्तिका पर स्थानांतरित होता है। यानी जैसे गुलाब का परागकण है तो वो गुलाब के पौधे को ही परागित कर पाता है, कमल के पौधे को परागित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की क्रिया को हम पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया कहते हैं। तो कुछ प्रोटीन है जो युग्मकोद्भिद या टैपिटम कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होंगे और पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में सहायक होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, यानी नर युग्मकोद्भिद का विकास किस तरह से संपन्न होता है। तो इसमें सबसे पहले जो लघु बीजाणु है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यानी नर युग्मकोद्भिद के विकास की क्रिया लघु बीजाणु के द्वारा संपन्न की जाती है। इस क्रिया में सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में मिलते हैं। पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लघु बीजाणु जो है वो चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। 4 लघु बीजाणु एक साथ जुड़े हुए रहते हैं जिसे हम चतुष्क कहते हैं। तो लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में मिलते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन के लिए इस चतुष्क से लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं। हर लघु बीजाणु आगे जाके नर युग्मकोद्भिद बनाएगा, परागकण का निर्माण करेगा, इसलिए ये चतुष्क से अलग हो जाते हैं। चतुष्क से अलग होने के बाद इस लघु बीजाणु का आकार तेजी से बढ़ता है। पहला चेंज जिसके अंदर ये आता है कि लघु बीजाणु के आकार में तेजी से वृद्धि होती है। सेकंड चेंज इसमें आता है, इसका जो कोशिका द्रव्य है वो केवल परिधीय भाग में हो जाता है। कोशिका द्रव्य पूरे लघु बीजाणु में से हटकर केवल एक पतले रूप में या परिधीय भाग में पाया जाता है। तीसरा, इसके अंदर अनेक रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये अपना आकार बढ़ा लेगा, इसका जो कोशिका द्रव्य है वो परिधीय भाग में उपस्थित रहता है और इसके अंदर अनेक रसधानियां या रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन सब क्रियाओं के बाद लघु बीजाणु के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। ये सारी क्रियाएं होने के बाद लघु बीजाणु के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे 2 प्रकार के केंद्रक बन जाते हैं। कायिक केंद्रक, दूसरे को जनन केंद्रक कहते हैं। कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक के बीच भित्ति का निर्माण होने से 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें से फर्स्ट कोशिका को कायिक कोशिका और दूसरी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक बनेंगे, उसके बाद इनके बीच भित्ति का निर्माण होगा, जिससे 2 प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर बन जाती है। पहली को कायिक कोशिका और दूसरी कोशिका को जनन कोशिका कहा जाता है। इसे हम डायग्राम के थ्रू इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये लघु बीजाणु है, ये इसका केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन होगा, जिससे एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होता है। पहले वाले केंद्रक को कायिक केंद्रक और दूसरे वाले केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। 2 केंद्रक बनेंगे, पहले केंद्रक को कायिक केंद्रक, दूसरे केंद्रक को जनन केंद्रक के नाम से जाना जाता है। केंद्रकों के निर्माण के बाद
इन केंद्रकों के बीच इस तरह से भित्ति का निर्माण होगा, और भित्ति का निर्माण होने पर इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं, जिनमें से एक कोशिका को हम कायिक कोशिका और दूसरी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। यानी जब इनके बीच भित्ति का निर्माण होगा तो भित्ति का निर्माण होने के बाद इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न होंगी, जिनमें से फर्स्ट कोशिका को कायिक कोशिका और सेकंड कोशिका को जनन कोशिका के नाम से जाना जाता है। अब कायिक और जनन कोशिकाओं के अंदर कुछ अंतर पाए जाते हैं, उन अंतरों के बारे में हमें डिस्कशन करना है कि कायिक कोशिका और जनन कोशिका में कौन कौन से अंतर होते हैं। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है, सबसे पहला जो कायिक कोशिका है उसका आकार बड़ा होता है। जैसे लघु बीजाणु है, इसमें अंदर भित्ति का निर्माण हुआ तो बड़े आकार की कोशिका जो है वो कायिक कोशिका होती है, जबकि छोटे आकार की जो कोशिका होती है वो जनन कोशिका होती है। यानी इन दोनों, इसके अंदर जो दो कोशिकाएं बनी है उनमें से बड़े आकार की कोशिका कायिक कोशिका होगी, छोटे आकार की कोशिका जनन कोशिका होगी। सेकंड, कायिक कोशिका के अंदर अत्यधिक मात्रा में आरएनए और प्रोटीन उपस्थित होता है। कायिक कोशिका जो है, जैसे ये कायिक है, ये वाली सेल कायिक कोशिका, ये वाली सेल जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका के अंदर आरएनए और प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। पर्याप्त मात्रा में कायिक कोशिका में आरएनए और प्रोटीन के कण उपस्थित होंगे। तीसरा परिवर्तन कायिक कोशिका के अंदर ये आता है, कायिक कोशिका में रसधानियां विलुप्त हो जाती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लघु बीजाणु में रसधानियां उत्पन्न हो जाती है, तो कायिक कोशिका में किसी भी प्रकार की रसधानी नहीं पाई जाती है। और कायिक कोशिका का कार्य है कि अंकुरण के समय यह पराग नलिका का निर्माण करती है। जब अंकुरण क्रिया होगी तो अंकुरण क्रिया के समय कायिक कोशिका के द्वारा पराग नलिका का निर्माण किया जाता है। फिर सेकंड, जनन कोशिका, इसकी पहली विशेषता, इसका आकार छोटा होता है। कायिक कोशिका की कंपैरिजन में या तुलना में जनन कोशिका का आकार छोटा होता है। इस कोशिका के अंदर सभी प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इस तरह के सभी कोशिकांग इस कोशिका के अंदर उपस्थित होंगे। तीसरी, इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य कम मात्रा में पाया जाता है। कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य की तुलना में इसमें कोशिका द्रव्य कम मात्रा में मिलेगा। कोशिका द्रव्य कम मात्रा में है, इसलिए जनन कोशिका में आरएनए भी कम मात्रा में पाया जाता है। यानी कोशिका द्रव्य की कमी है, कोशिका द्रव्य की कमी है, इसलिए जनन कोशिका के अंदर आरएनए भी कम मात्रा में उपस्थित होगा। तो ये एक तरह का किस तरह से इसका विकास स्टार्ट होगा उसके बारे में हमने पढ़ा है कि लघु बीजाणु, उसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन, दो तरह के केंद्रक बनेंगे, कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक। दोनों के बीच भित्ति का निर्माण होगा, दो तरह की कोशिकाएं बनेंगी, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। दोनों के अंदर हमने कंपैरिजन किया है कि कायिक कोशिका की क्या विशेषताएं होती है और जनन कोशिका की क्या विशेषताएं होती है। नर युग्मकोद्भिद के विकास में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नर युग्मकों का निर्माण। नर युग्मकोद्भिद के विकास के लास्ट चरण है कि किस तरह से नर युग्मकों का निर्माण संपन्न होता है। तो सबसे फर्स्ट बात नर युग्मकों के निर्माण में कि नर युग्मकों का निर्माण जनन कोशिका से संपन्न होता है। नर युग्मकों के निर्माण की क्रिया जनन कोशिका से होती है। सेकंड पॉइंट, अधिकांश पौधों में नर युग्मक का निर्माण पराग करके अंकुरण के बाद पराग नलिका में होता है। जैसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर यदि हम बनाए पराग कोश के अंदर पाए जा रहे हैं पराग कण। जब ये पराग कण अंकुरित होंगे तो
अंकुरित होने पर इनमें नीचे पराग नलिका बनती है। इस संरचना को पराग नलिका के नाम से जाना जाता है। तो अधिकांश पौधों के अंदर नर युग्मक का निर्माण इस पराग कण के अंकुरण के बाद पराग नलिका में संपन्न होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें पराग नलिका के अंदर या पराग कण के अंकुरण के बाद पराग नलिका में नर युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इन पौधों में परागण के तुरंत बाद ही नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। जैसे ही परागकण किसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर आते हैं, वैसे ही वहां पर उसमें से परागकण में से परागकण में उपस्थित जनन कोशिका से परागकणों का निर्माण हो जाता है। पराग नलिका के निर्माण इसके अंदर नहीं होगा। परागण के तुरंत बाद ही जनन कोशिका से नर युग्मक का निर्माण होगा। इनके उदाहरण है कुल्फा और बंदरवाटी। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें परागण क्रिया के तुरंत बाद नर युग्मकों के निर्माण की क्रिया संपन्न होती है। अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि परागण के बाद पराग नलिका बनेगी। पराग नलिका नीचे पुष्प में वर्तिका की ओर वृद्धि करती है। नीचे की ओर जो वर्तिका वाला भाग है उसके अंदर वृद्धि करेगी। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे पुष्प का वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय वाला भाग है। इन स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इस भाग को बोला जाता है वर्तिका, वर्तिकाग्र। ये भाग कहलाता है वर्तिका, इसे कहा जाता है अंडाशय। जैसे ही परागकण यहाँ पर आया, परागकण के आने के बाद इस परागकण से एक पराग नलिका बनती है। इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। परागकण के वर्तिकाग्र पर आने के बाद उससे एक पराग नलिका बनती है। ये पराग नलिका नीचे वर्तिका में नीचे की ओर वृद्धि करती है। जब ये पराग नलिका नीचे वर्तिका में वृद्धि करती है, उसी समय जनन कोशिका इस पराग कण से निकलकर इस वर्तिका वाले भाग में आ जाती है। जो जनन कोशिका है वो परागकण से निकल जाएगी और परागकण से निकलकर वो वर्तिका वाले भाग के अंदर आ जाती है। पर जो जनन कोशिका है वो पराग नलिका के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब परागकण आया, परागकण आने के बाद पराग नलिका बनी। पराग नलिका नीचे वर्तिका में वृद्धि करेगी। तो जब पराग नलिका नीचे वर्तिका में वृद्धि करती है, जब परागकण से जनन कोशिका निकलकर पराग नलिका के अंदर प्रवेश कर जाती है। इस पराग नलिका में जनन कोशिका में विभाजन की क्रिया होती है, जिससे इस जनन कोशिका से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। एक जनन कोशिका से इसमें दो नर युग्मक बनते हैं। यानी जब परागकण है, परागकण से पराग नलिका बनी, पराग नलिका में जनन कोशिका आई, जनन कोशिका में विभाजन होगा और जनन कोशिका में विभाजन की क्रिया से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। अब ये नर युग्मक पराग नलिका की सहायता से नीचे अंडाशय में उपस्थित बीजांड में प्रवेश करते हैं। नर युग्मक आगे की तरफ गति करेंगे और आगे की तरफ गति करके ये अंडाशय में उपस्थित बीजांड वाले भाग के अंदर प्रवेश करते हैं। अब बीजांड वाले भाग में प्रवेश के बाद निषेचन की या पौधों में परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो अधिकांश जो पौधे हैं, अधिकांश एंजियोस्पर्म जो पौधे हैं, उनमें नर युग्मकों का निर्माण पराग नलिका में ही होता है। ज्यादातर एंजियोस्पर्म पौधों में नर युग्मकों के निर्माण की क्रिया पराग नलिका में संपन्न होती है। जैसे इसका उदाहरण है, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं लिलियम। लिलियम पौधे के अंदर नर युग्मक का निर्माण पराग नलिका के अंदर होगा। सेकंड एग्जांपल है निमोफिला। निमोफिला पौधे के अंदर भी नर युग्मकों का निर्माण पराग नलिका में संपन्न होता है। देखो एक बार इसको फिर से हम रिवाइज करते हैं। अगला पॉइंट है नर युग्मकों के विकास का। नर युग्मकों का निर्माण
जनन कोशिका से नर युग्मकों का निर्माण होगा। अधिकांश पौधे के अंदर नर युग्मक का निर्माण परागकण के अंकुरण के बाद पराग नलिका में संपन्न होगा। नर युग्मकों के निर्माण की क्रिया पराग नलिका में संपन्न होती है। जब परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाएगा तो उसके अंदर नर युग्मकों का निर्माण होगा। लेकिन गुल्फा और बंदरवाटी दो ऐसे पौधे हैं जिनमें परागण क्रिया के तुरंत बाद नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। इन पौधों में जैसे ही वर्तिकाग्र वाले भाग पर परागकण आएंगे, उनके अंदर नर युग्मकों का निर्माण शुरू हो जाता है, नर युग्मकों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पराग नलिका का निर्माण आवश्यक नहीं होता है, इसलिए ये इस गुण के अपवाद है। प्रवेश जब होगा पराग नलिका, परागकण आया, परागकण के अंकुरण से पराग नलिका बनी, ये वर्तिका में नीचे की तरफ प्रवेश करती है, नीचे की तरफ जाती है, जिससे जब पराग नलिका वर्तिका में नीचे जा रही है तो परागकण के अंदर उपस्थित जनन कोशिका पराग नलिका में आ जाती है। जनन कोशिका के पराग नलिका में आने पर इसके अंदर विभाजन होगा, जिससे जनन कोशिका से दो नर युग्मक का निर्माण होगा और ये नर युग्मक इस पराग नलिका की सहायता से बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अधिकांश पौधों में इसी प्रकार से नर युग्मकों का निर्माण संपन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट लिलियम, सेकंड एग्जाम्पल इसका निमोफिला होता है।